बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच प्रोग्राम आज के अखबार के साथ। मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशामुल्लाह और नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नवाज़ रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि आज की इन शह सुर्खियों पर, इन हेडलाइंस पर बात करेंगे। कुछ सियासी इस्तेहकाम और अदम इस्तेहकाम की बात करेंगे, कुछ माशी इस्तेहकाम की बात करेंगे, कुछ जो मुल्क की मईशत है वो हिचकोले खा रही थी, अब उसकी क्या सूरत हाल है, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया है, शेख रशीद भी शामिल हैं, 125 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करके डी नोटिफाई करें। तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, क्योंकि सिर्फ 35 इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं। अब ये PTI को धचका है, या फिर अगर इमरान खान इन 35 के 35 हल्कों पर लड़ेंगे तो PDM को धचका है। PDM वैसे ही ज़िमनी इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। बहरहाल बिजली जनाब 4.46 रुपये, यानी तकरीबन पौने 5 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी। बड़ी सनतों की पैदावार में 3.58% तक कमी। सियासी अदम इस्तेहकाम और IMF प्रोग्राम में ताख़ीर। स्टॉक मार्केट जो 39,000 की नफसियाती हद है वो भी अबूर कर चुकी है, नीचे गिर चुकी है। बहरहाल जनाब, आपको इस तमाम तर सूरत हाल पर आगाह करने के लिए और इस पर राय लेने के लिए हमारे साथ हमने मदऊ किया है नवाज़ रज़ा साहब को आज के प्रोग्राम के लिए। नवाज़ रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नवाज़ साहब, जो ये मामला 35 इस्तीफ़ों वाला है, इस पर बताइएगा। ये क्योंकि जो जिस तरह से MQM ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, उसी तरह PDM भी अब ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर चुकी है। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि ऐलान बाद में किया जाएगा कि वजूहात क्या हैं। अगर इमरान खान इन 35 जगहों पर बाकायदा खुद इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या मामला कुछ बदल नहीं जाएगा? देखिए, ये जो इमरान खान साहब ने अपने जी ताश के नवाज साहब, पत्ते अब सुन पहले पा रहे दिखा हैं मुझे? दिए कि हम जा रहे हैं कौमी असम्बली में और शहबाज शरीफ को टफ टाइम देंगे और शहबाज शरीफ के लिए मसला पैदा करेंगे कि वो एतमाद का वोट लें। जब इनकी मूव पहले पता लगी हुकूमत को, तो हुकूमत ने फिर सोचा कि हम भी इनका जवाबी कार्रवाई करते हैं। उन्होंने इनके इस्तीफे रखे हुए थे पास, तो उन्होंने सीधा सीधा लोगों के 35 लोगों, जिनमें शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद कैसर और इस तरह जो बड़े एक्टिव लोग थे फ्रंट लाइन वाले, उन सब के इस्तीफे मंजूर करके दरअसल उन्होंने भी एक लिहाज से पॉलिटिकल मूव की है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। अब तहरीक इंसाफ लगी रहे इलेक्शन कर लड़ते हुए अपनी सीटों पर, खाली होते नशिस्तों पर। इमरान खान साहब को क्या पूरे मुल्क के कौमी असम्बली के सीटों पर इलेक्शन लड़ाएंगे? लड़ाना है तो अपने लोगों को लड़ाए ना। अगर उनके पास इतनी कुव्वत है और वो ये समझते हैं कि दोबारा से नशिस्तें हम जीत जाएंगे, तो इन तमाम नशिस्तों पर वही लोग दोबारा इलेक्शन लड़े कि जो जिनकी नशिस्तें खाली हुई हैं। इन सब के लिए इमरान खान कब तक मदद के लिए आते रहेंगे? इमरान खान ही तो सारी मर्ज की दवा नहीं है ना। अब एक लिहाज से उन्होंने खुद PTI को भी एक मुसीबत में डाल दिया है। वो बजाय इसके कि मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत को मजीद डिस्टेबलाइज करने की कोई कोशिश करते, उन्होंने खुद इमरान खान की जमात को भी एक नए चक्कर में डाल दिया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि सारे के सारे इस्तीफे मंजूर हो जाए। अगर फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट कह भी दे कि सारे के सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए जाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हुकूमत ने इलेक्शन ही नहीं कराना अभी, और जब वक्त मुकर्रर वक्त पर अगस्त में अपनी हुकूमत खत्म करनी है, उस वक्त तक PTI हिले बहाने करती रहे। दो असम्बलियां तोड़कर भी अगर उसके इलेक्शन नहीं होते तो फिर PTI को अच्छा, क्या फायदा हुआ? ठीक। PTI ने तो अपने हाथ से दो असम्बलियां भी तुड़वा दी और अब रह गए वफाकी हुकूमत। वफाकी हुकूमत वाले जो लोग हैं वो है तो बिल्कुल एज पर देखे ना, उनकी 172 अरकान की जो अक्सरियत की और कायम होने वाली हुकूमत है, उसको 2-4 वोटों की अक्सरियत हासिल है। उसमें इधर उधर कोई हो जाए तो उनके लिए मसला बन सकता है। अब अगर उनको एतमाद का वोट लेना भी पड़ जाए, फर्ज करें, और वो पूरी असम्बली वो एतमाद वोट ना ले में, दोबारा रन ऑफ वोट जो होगा उसमें भी वो दोबारा फिर असम्बली मुंतखब हो जाएगी। इसलिए ये पॉलिटिकल खेल है। इमरान खान जो इनके साथ खेलना चाहता है, इससे ज्यादा वो क्या कहते हैं, जुगादरी और पुराने जो सियासतदान है वो इमरान खान को भी इन्हीं चक्करों में डाल रहे हैं। अगर इमरान खान साहब ये चीज ना बताते और असम्बली में आकर फिर वहां पर
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कर देते तो शायद ये इस्तीफे मंजूर ना होते। अब इमरान खान साहब को तो उन्होंने भी हाथ दिखा दिया है। ये एक लिहाज से इमरान खान के खिलाफ पीडीएम की एक बड़ी कार्रवाई है। इमरान खान साहब अगर ये चीजें देखे ना, सियासतदान आखिरी वक्त तक अपना ताश का पता नहीं बताता। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने बहुत पहले बता दिया कि हम असेंबली जाना चाहते हैं, हम इनको जनाब एतमाद का वोट ले देंगे, इनको रात की नींदें आराम कर देंगे। उन्होंने इमरान खान साहब की रात की नींदें आराम कर दी है। अभी इमरान खान साहब जो चाहते थे वो तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या फायदा है इनका असेंबलियां तोड़ने से? बार बार लोगों के मसाइल हैं, उधर उस तरफ ना इमरान खान साहब की तवज्जो है, ना वो हुकूमत को तवज्जो देने का कोई मौका दे रहे हैं। जी जी हाँ, अवाम के मसाइल बिल्कुल बहुत देरीना हैं और बहुत पेचीदा हो चुके हैं, लेकिन सियासी हालात भी काफ़ी पेचीदा हो चुके हैं। नवाज साहब, केपी असेंबली तोड़ने की समरी गवर्नर को इरसाल, निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे के नाम मुस्तरद कर दिए। अब इस वक्त गेंद जो है वो इस वक्त है स्पीकर के कोर्ट में। देखिए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब के हाथ से तो हुकूमत चलेगी ना जी। किसका के नुकसान हुआ? सबसे पहला नुकसान तो पंजाब में हुआ कि अब 7 दिन के वजीर आला हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, जबकि नए वजीर आला लाना है। वो प्रोसेस 2 दिन तो गुजर गए हैं, 2-3 दिन और गुजरेंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस है फाइनल जिसने करना है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है, और जब हो जाएगा तो इनके हाथ से हुकूमत, निगरान हुकूमत पंजाब की भी चली जाएगी। नए वो लोग आ जाएंगे जो इलेक्शन कमीशन की मर्जी से होंगे, जहां के इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ काम कर रहा है। यही हाल उनके साथ केपीके में भी होगा कि वहां की भी हुकूमत अपनी हुकूमतें तोड़वा कर वो अगर वफाकी हुकूमत को कौमी असेंबली के इलेक्शन कराने पर मजबूर कर सकते तो फिर तो कामयाबी थी। लेकिन इमरान खान साहब की जो मूव है उसमें कोई मुझे कामयाबी होते नजर नहीं आ रही, और मुझे 90 दिन के अंदर इलेक्शन भी होते नजर नहीं आ रहे। ठीक, आप देखेंगे 90 दिन के से पहले पहले पता नहीं क्या दरियाओं में से पानी गुजर जाएगा और पता नहीं क्या कुछ वाकयात हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त मर्दमशुमारी हो रही है और आइन और कानून के मुताबिक मर्दमशुमारी मुकम्मल करके इंतखाबात कराने हैं। इलेक्शन कमीशन भी फैसला कर सकता है कि हमें इलेक्शन हमने 3 माह बाद और कराने हैं, मजीद 3 माह और चाहिए, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं, किसी जगह भी जा सकते हैं। इमरान खान साहब को बिलाखिर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा जनरल इलेक्शन के करीब करीब, उससे पहले नहीं हो सकता। और फिर ये बात भी है उस वक्त तक इमरान खान साहब क्या अहल करार दिए जाएंगे? क्या उस वक्त तक इमरान साहब की अहलियत बरकरार रहेगी? नायल तो अब भी है, ये भी सवाल और है। अभी मुस्तकिल। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब की अहलियत तब तक रहती है या नहीं। अहलियत 5 साल के लिए हो जाएगी इनकी, और ठीक, इनसे इनकी पार्टी की सदारत भी छिन जाएगी, और ये पीटीआई के भी टुकड़े करवा देंगे। ऐसी सियासत का क्या फायदा अच्छा ठीक, कि अपना ही नुकसान आप करें। नवाज रजा साहब, अपना ही नुकसान, मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेना, गालिबन ऐसी ही कुछ सूरत हाल पीटीआई की तरफ से दिखाई दे रही है, लेकिन मुस्तकबिल करीब में बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर, जो महंगाई की सूरत हाल है, जो मईशत की सूरत हाल है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नवाज साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम कुछ बात कर रहे थे सियासी सूरत हाल की। आप कह रहे थे कि अवामी जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं है किसी भी पार्टी की, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अवामी नुमाइंदगी करने वाली जमातें हैं, जिस तरह से जमात इस्लामी है, उसका ग्राफ काफ़ी ऊपर आया है, और जमात इस्लामी के पास कराची का मेयर चुनने का इस वक्त एक अच्छा चांस है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप शहर कायद कराची और ओवरऑल सिंध की? ये तो अब यकीनी बात नजर आ रही है कि कराची का मेयर जमात इस्लामी का आदमी होगा, और वो आपस नहीं में रवाना होंगे, क्योंकि इस वक्त जितनी जो तकसीम हुई है कराची के बल्दियाती इंतखाबात में, बेशक उसमें पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त है, लेकिन जमात इस्लामी और पीटीआई मिल जाए तो यकीनन जमात इस्लामी क्या अमीर बन सकता है मेयर। और अगर पीपल्स पार्टी फराखदीदी का सबूत दे तो जमात इस्लामी के अमीर को अपने साथ मिला सकती है। दोनों सूरतों में हो सकता है। जमात इस्लामी की बार्गेनिंग बढ़ गई है, अगरचे जमात इस्लामी ने इल्जाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी ने, जमात इस्लामी ने किया, वो सब नहीं लगाया है
कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की है और मुख्तलिफ जगहों पे ठप्पे भी लगाए हैं। इस बात का कभी इम्कान है कि सिंध, जहां पर ज्यादा पुराने सिंधी रहते थे कराची में, उन इलाकों में ब्लाइंड मतलब कोई सूरत हाल थी कि कोई पता नहीं लग रहा था वहां क्या कुछ हुआ है। लेकिन बहरहाल कराची में पीपल्स पार्टी ने अगर ज्यादा नशिस्तें हासिल कर ली तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। वो निस्ब से ज्यादा ले लेते तो शायद फिर अपना मेयर मुंतखब करा लेते। लेकिन जमात इस्लामी के हाफिज नईम रहमान साहब की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। हालांकि वो उनको अभी भी शिकायत है कि हमारी नशिस्तें कम की गई हैं। जी हाँ। इसका मतलब ये है कि जमात इस्लामी जो मुसलसल मुतालबा कर रही थी कि हम इलेक्शन में जाना चाहिए, फिल फॉर होना चाहिए, तो वो उसका उन्होंने फायदा उठा लिया है। एमक्यूएम ने बाइकाट करके सिर्फ ये तो दिखाया कि पोलिंग कम हुई है, लेकिन एमक्यूएम का भी बड़ा नुकसान हुआ है। अगर एमक्यूएम कुछ निश्चितें ले लेती, वो भी दूसरी तीसरी पोजीशन पे कहीं तीसरी पर आ जाते, तो मुमकिन ये था कि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई की मजीद निश्चितें कम हो जाती। लेकिन जो कि एमक्यूएम ने मैदान हिस्सा ही खाली नहीं छोड़ लिया। दिया, उसका नतीजा ये निकला कि दीगर जमातें जो हैं, एक तो उनको मौका मिल गया अपने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स जिताने का, और दूसरी बात यह है कि इस इलेक्शन ने तो कराची में एक्सपोज कर दिया है पीटीआई को। पीटीआई बाजार तो ये समझते थे कराची अब उनका शहर बन गया है, लेकिन जब वहां पर इलेक्शन हुए तो उसका रिजल्ट ये आया कि वो तीसरे चौथे के करीब पहुंची पोजीशन पर। रही बात यह कि वहां मुस्लिम लीग नून का तकरीबन कमोबेश सफाया हो चुका है, 7 नशिस्तें न होने के बराबर है। इसलिए जमात इस्लामी कराची में एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर उभरी है। और फिर एक बार लगता है ऐसा जैसे 85 के जमाने में जमात इस्लामी एक इस इलाके से बड़ी पॉपुलर एक जमात थी, बिल्कुल। दोबारा एक बार फिर जमात इस्लामी एक कुव्वत के साथ उभरी है, और उसका सारा क्रेडिट हाफिज नईम रहमान को जाता है। जी, हाफिज़ नईम रहमान साहब को इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने कराची में काफ़ी काम किया है। बहरहाल वो अवाम की बात तो करते हैं, मसला ये है नवाज साहब कि पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया। अवाम तो आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खुश नहीं दिखाई देती। इन इलेक्शन पर वैसे ही धांधली का इल्ज़ाम है, तो इन इलेक्शन से हटकर अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अवाम नाला दिखाई देती है शहर क़ायद कराची में या फिर सिंध में। बहरहाल कितना फ़ायदा होगा पीपल्स पार्टी को और कितना फ़ायदा होगा जमात इस्लामी को अगर ये मेयर जमात इस्लामी से आ जाता है तो? फायदे वाली बात यह है कि जमात इस्लामी के पास बार्गेनिंग पावर है। ठीक। अगर पीपल्स पार्टी कुछ नहीं देती और पीपल्स पार्टी बजिद रहती है, देखिए ना, पीपल्स पार्टी अगर बाकी जमातों के साथ अच्छे तलकात हों, ये 3 जमातों के पास इतने वोट बैंक है कि अगर वो जो बाकी जमातें अगर उनको साथ मिलाकर भी कोशिश करे तो वो 50% को क्रॉस नहीं कर सकती। तो बड़ी आसानी के साथ जमात इस्लामी और पीटीआई का सौदा हो सकता है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी अगर अपनी अक्सरियत का जो उनको जोम है उससे हटकर पीछे आ जाए और डिप्टी मेयर पर आ जाए, तो जमात इस्लामी उनके साथ भी कर सकती है। लेकिन मुझे ज्यादा लगता है कि जैसे पीटीआई ने तो पहले ऐलान कर दिया है, हथियार फेंक दिए हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम जमात इस्लामी की सपोर्ट करेंगे। तो बस सीधा सी बात है, जमात इस्लामी और पीटीआई पहले भी केपीके में इकट्ठे रहे हैं। यहाँ भी पीटीआई में अपनी मजबूरी को तरसेगी, वो भी डिप्टी मेयर भी ले लेगी और अपनी मजबूरी के तहत वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करेगी। ठीक, चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है जनाब। देखें आगे क्या होता है, कौन सी जमात आगे आती है। आगे कौमी असम्बली का भी मामला है। बहरहाल नवाज साहब मजीद खबरों पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बात कर रहे थे हम सियासी सूरत हाल की। तो कराची की सूरत हाल रुख बदलती हुई दिखाई दे रही है। एमक्यूएम एक दौर में वहाँ पर राज करती थी, फिर जमात इस्लामी ने भी एक दौर में वहाँ पर अपना वोट बैंक बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी पुरानी जमात है, सिंध की भी खासी सीटें उसके पास हैं, अवाम की भी हिमायत हासिल थी, लेकिन इस बार जमात इस्लामी बाजी ले जाती दिखाई दे रही है। अब जमात इस्लामी के साथ पीपल्स पार्टी इश्तराक करती है जिस तरह पीटीआई ने कहा है। बहरहाल क्या सूरत हाल बनती है इस पर बात करेंगे। नवाज साहब, कुछ वापस अगर कौमी असम्बली की सूरत हाल की बात करें तो ये इस्तीफ़े सिर्फ 35 ही क्यों मंजूर किए गए? बाकी इस्तीफ़े भी तो मंजूर किए जा सकते थे। और फिर वो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने यह भी तो कहा था कि फ़र्दन अगर लोग उनसे आकर बात करेंगे तो वो तसल्ली में आएंगे, जब तक इत्मीनान नहीं होगा वो कैसे देंगे। ये केस भी चल रहा है, आप तो जानते हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी इसका रेफरेंस दिया है।
देखिए, मामला सियासत का है। जो चीज सूट करती है हुकूमत को वो कर रही है। ठीक। अपोजिशन को जो सूट करता था वो कर रही थी। उन्होंने अपोजिशन की एक मूव थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की एतमाद के वोट में हम 4-5 अपने अरकान इधर उधर कर देंगे। मुमकिन है वो फीलर भी हो सकता था, लेकिन जब वो मूव करना चाहते थे उन्होंने कहा कवरेज का कि आप हम पर हमलावर हो, हम आपका हमला जो है उसको जाया कर देते हैं, उसकी उसकी पूरी को उन्होंने उनकी पूरी कुव्वत ही जाया कर दी। अब वो 70 के करीब अरकान रह गए हैं। 70 के करीब जो अरकान है 70, वो ना तो अब वो इस पोजीशन में है कि हुकूमत गिरा सकते हैं, और जब तक 3 माह बाद इलेक्शन होंगे तो दरियाओं में से पहले भी मैंने आपको कहा बड़ा जी हाँ। पानी गुजर चुका होगा, उस वक्त पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। अगर इमरान खान साहब 35 हल्कों पे से इलेक्शन लड़ते हैं, लोगों तमाशा नहीं लगेगा? लोग क्या मजाक नहीं बनाएंगे कि इमरान खान साहब के पास आदमी को नहीं है जो इलेक्शन लड़ सके? भाई ये सीटें आप खाली करते हैं, फिर इलेक्शन लड़ते हैं, फिर नहीं जाते, तो फिर आप इस सिस्टम को क्यों खराब कर रहे हैं? आप इस सिस्टम से या बाहर निकल जाएं। अगर बाहर निकलते हैं तो फिर इसको बार बार आकर इसको खराब करने की कोशिश क्यों करते हैं? देखें, कौमी असम्बली की सारी निश्चितों को कबूल कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मसलतन अपने इनके कोई इस्तीफे मंजूर नहीं किए और इनको बार बार बुलाकर जलील और रसवा करते रहे कि आप एक एक करके आए। जब वो नहीं आए, जब उन्होंने देखा कि ये नई मूव करना चाहते हैं, उन्होंने खुद एक उनके खिलाफ मूव कर दी। आप वो देखो, ये जो जख्म लगा है ये तिल मिलाते रहे और 35 हल्कों के फार्म लेकर इमरान खान के साथ पहुंचते रहे और ये कागजात जमा कराते रहे। फिर क्या एक तमाशा हो लगा रहेगा ना? पाकिस्तान में 371 हल्के हैं, 372 हल्के हैं, तो इमरान खान साहब जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो वो 372 पे अपने कागजात जमा कराएंगे, या जो जैसे होते हैं स्पेशल सीट छोड़कर बाकी 272 में करा लेंगे। ये एक तमाशा है। असल मसला ये है, आए आप इस सिस्टम को मजबूत बनाए। आपके पास रह गए 7-8 महीने, मौजूदा हुकूमत को काम करने दें। ये अगर कोई डिलीवर नहीं की तो आप इनको कह सकते हैं कि 1.5 साल में आपने कुछ नवाज नहीं साहब, किया। किस किस आपने अपोजिशन ने मौजूदा हुकूमत को काम करने दिया है? मुझे तो अपने छोटे से मुख्तसर से तजुर्बे में यही दिखा है कि जो भी हुकूमत में मौजूद होता है वो अपनी गवर्नेंस को एंजॉय कर रहा होता है, अपनी पावर्स को एंजॉय कर रहा होता है। जो अपोजिशन है वो उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर रही होती है। सियासत जो है वो अवाम के लिए है, और जिस तरह जमहूरियत के बारे में कहते हैं कि बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, जमहूरियत का कोई मतलब यहाँ पर राग तो अलापा जाता है, लेकिन जमहूरियत का कोई हाल नहीं है, क्योंकि जमहूर का कोई हाल नहीं है। महंगाई का आलम आपके सामने है। मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि हम LNG महंगी खरीद कर सस्ती नहीं दे सकते, यानी कि वो कह रहे हैं सब्सिडी नहीं दे सकते। कुछ IMF की तरफ से भी प्रेशर है सब्सिडाइज चीज़ों को ख़त्म करने का? नहीं, देखिए ना, आप ठीक कहते हैं ना। आप एक चीज 100 रुपए की खरीदते हैं तो आप कंज्यूमर्स को आप कहते हैं हम आपको 50 रुपए देते हैं। जब आप जो चीज 100 रुपए की है वो उससे 101 रुपए तो ना दें, लेकिन 100 रुपए में तो फिर फरोख्त करना तो हुकूमत का फर्ज है ना। वो बाकी बात है कि LNG इस वक्त दुनिया में महंगी है। पाकिस्तान ने जो पहले वायदे ना किए होते तो आज हम LNG के से भी हाथ धो बढ़। ये नवाज शरीफ के दौर में जो वायदे हुए हैं 15 साल के लिए, हमें दुनिया से सस्ते तरीन वायदे हुए हैं, लेकिन हमने जो मिकदार मुकर्रर की थी वो आज हमारी जरूरियात पूरी नहीं कर रही। हमारे पास 1/3 गैस की दरामद की जरूरत है, और या तो लोग अपनी आदत बना लें कम गैस इस्तेमाल करें, लेकिन चूंकि हम किसी तरह भी कोई किफायत करने के लिए तैयार नहीं है और अपनी जेब से कोई पैसे भी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर हुकूमत सब्सिडी देगी, यकीनन IMF कहेगी हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप अपने लोगों से पैसे लेना नहीं चाहते। ये प्रॉब्लम तो है, ये प्रॉब्लम तो क्रिएट किया हुआ है इमरान खान साहब ने मायदा तोड़कर उनसे। अब वो हमारे साथ कोई मायदा करने से हिचकिचाते हैं, हमें आंखें दिखाते हैं। वो पैसे देते हैं जी, जिससे आप पैसे मांगते हैं वो आपसे अपने पैसे वापस भी मांगता है। आप अपने पैसे कमाने की पोजीशन में नहीं है। हमारे मुल्क की हालत तो ये हो गई है कि हम चाहते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा सस्ता तरीन पेट्रोल हमें मिले, सस्ती तरीन गैस मिले, सस्ती तरीन बिजली मिले, और पाकिस्तान में हर साल 10 लाख से ज्यादा एयर कंडीशन का इजाफा हो रहा है। और अगर ये सूरत हाल रही
तो पाकिस्तान में तो दिन ब दिन बिजली का इस्तेमाल बढ़ रहा है। हमें अपनी हमें बिजली तो हमें अपनी एनर्जी क्राइसिस की तरफ देखना होगा। जिस तरह आप जानते हैं नवाज साहब, कतल कलामी की माजरत, पिछले दिनों हमने बात की, बहुत ज़्यादा बात की। हम तकरीबन हर प्रोग्राम में आपके साथ यही बात कर रहे थे कि जो एनर्जी क्राइसिस है उसे कंट्रोल करने के लिए आवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा, हुकूमत के साथ साथ। बहरहाल आज रूस की जानिब से जो वफ्द आ रहा है, ये मामला बड़ी देर तक खटाई में रहा। हमने देखा कि इमरान खान साहब ने दौरा किया रूस का, तो उसके बाद मामला ख़राब हो गए दीगर दुनिया के ममालिक के साथ। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, ये उनका क्रेडिट नहीं है कि रूस का जो वफ्द है वो भी आ रहा है और दीगर मामला जो हैं वो भी बेहतर चल रहे हैं? आपको लगता है कि आज के इस दौरे के बाद पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस में कुछ रिलीफ मिलने जा रहा है? जी मिलेगी यकीनन। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने अमेरिका को नाराज किए हुए है, अपनी माली मुश्किलात को पेश नजर रखकर रूस के साथ मायदा करने जा रहे हैं। और यकीनन अगर पाकिस्तान को इससे रिलीफ मिलता है और अमेरिका सरकार नाराज नहीं होती, क्योंकि अगर अमेरिका सरकार नाराज हो तो हमारे लिए और बहुत सारे मसाइल पैदा कर देती है। ये हमारा एनर्जी क्राइसिस है, या तो अमेरिका को हमारी मदद करनी पड़ेगी या फिर यह कि हमें रूस से तेल लेने की इजाजत देनी पड़ेगी। रूस भी जारियत पसंद एक मुल्क है। उसने एक छोटा अपना जो मुल्क था यूक्रेन, उस पर हमला करके पूरी दुनिया को अपने से नाराज कर लिया है। रूस भी ये चाहता है कि उसकी तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे। वो भी मसाइल पैदा किए हैं। हमें यकीनन रूस के साथ मायदा कर लेना चाहिए, लेकिन उसके मायदा ऐसा हो कि उससे कोई हमें रद्द अमल के तौर पर यह ना हो कि अमेरिका की लॉबी हमें कोई नुकसान पहुंचा दे। पाकिस्तान तो कदम कदम पर फूंक फूंक कर कदम कदम चल रहा है, उसे चलना भी चाहिए। ये ना हो कि हमें रूस को राजी करते करते कहीं अमेरिका को भी नाराज कर दें और IMF हमसे हाथ खींच ले। पाकिस्तान के लिए हर जगह मसाइल है। हम एक एक कदम पे चलते हैं। पाकिस्तान के अपने सिक्योरिटी अखराजात भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की अपनी मीशत कमजोर है और अब जो पहले से लोग यहाँ पैसे काम करते रहे मीशतदान, अब वो कहते हैं जनाब पाशा साहब जैसे लोग कि जी हमें 295 रुपए तक इस वक्त सही उसकी कीमत है हमारे रुपए की। ये इस तरह के जो फीलर छोड़ते हैं हमारे अपने मीशतदान, ये पाकिस्तान की मीशत को और कमजोर करते हैं। बहुत सोच समझ कर बयान देने चाहिए। इसाक डार साहब के बयान के बाद नवाज साहब, स्टॉक मार्केट भी बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई है। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे और दीगर खबरों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ मामला थे जो कि मुल्की मामला थे, कुछ इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उस हवाले से हम बात कर रहे थे। नवाज साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पड़ोसी मुल्क भारत को एक बार फिर मामलात पर बातचीत की दावत दी है और कहा है कि जिस तरह से असलहे की दौड़ हमने लगा रखी है, इस पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं इसको छोड़कर हमें आवाम की गुर्बत को दूर करना चाहिए, बेरोज़गारी को दूर करना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, माशरे को तरक्की करवानी चाहिए और कश्मीर समेत तमाम मामलात पर बातचीत का ऑप्शन दे दिया है। क्या कहते हैं? देखिए, ये हमारा पुराना मौक़िफ़ यही है कि असले की दौड़ उसी सूरत में खत्म हो सकती है कि अगर पाकिस्तान और भारत दोनों इस बात पर राजी हो जाए कि हमने मजीद फौज ही बढ़ानी। एक बात तो ये तय है कि अगर भारत फौज बढ़ाता रहे और पाकिस्तान अपनी फौज कम कर दे, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की अपनी सलामती के तकाजों के मुताबिक फौज रखना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का वजीर आजम कभी ये बात तलकात इस्तवार करने की बात इस तरह कर ही नहीं सकता कि आप जब तक उसमें कश्मीर के मसले को हल करने की बात ना करें। भारत ने एक कदम आगे बढ़कर उसने 5 अगस्त को कश्मीर की पोजीशन जो है उसको मुतासर किया है। हम किस तरह उनके साथ ये जब तक चीजें नहीं करते हम बैठ सकते हैं। वो वजात भी इसमें तो उनकी थोड़ी सी जो इंटरव्यू था थोड़ा सा कंफ्यूजन पाया गया, ये वजात भी आई। मसला कश्मीर के हल किए बगैर पाकिस्तान और भारत दोनों के ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते और ये कशीदगी जो है ये बरकरार रहेगी। इस कशीदगी को खत्म करने के लिए जो कोर इशू है उसको हल करना जरूरी है और मेरा ख्याल ये है कि बिल आखिर भारत जैसा मुल्क जो इतनी ज्यादा बड़ी फौज उसने रखी हुई है और उसके सिक्योरिटी के अखराजात हैं, बिल आखिर उसकी अपनी माशी हालत भी बहुत खराब है, हमसे बदतर उनकी हालत है, इसीलिए उनको ऑफर भी की गई है।
बहरहाल नवाज साहब इसीलिए उनको ऑफ़र भी की गई है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने भी दौरा किया है, जवानों से मुलाकात की है बलूचिस्तान में। अमन व अमान के हवाले से उन्होंने कुछ बयान भी दिए और बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जब तक अमन नहीं आएगा, पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं होगी और अवाम इसी चीज़ की मुंतज़िर है। बहरहाल कहते हैं कि गर हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। आज के प्रोग्राम से इतना ही।